शुरू। तो आप सभी का स्वागत है। आप हाँ हाँ, अभी शुरू हो गई क्लास। हाँ, सबको गुड इवनिंग। हम लोग जो बातें कर रहे थे कल, उसी को आगे बढ़ाया जाए। शकों की बातें चल रही थी और शकों में हम लोगों ने कहाँ तक देखा था। शकों की दो शाखाओं की बात हो गई थी। दो शाखाएं जो आपकी तक्षशिला शाखा थी और मथुरा शाखा थी, इन दो शाखाओं की बात शुरू हो गई थी। तो इन शाखाओं में जो देखा गया था उसको एक बार रिवाइज कर लें। शक जो हैं ये चार शाखाएं इनकी हैं। तक्षशिला शाखा, तक्षशिला शाखा का संस्थापक कौन है? मथुरा शाखा, इसका संस्थापक कौन है? और एक पश्चिमी भारत और दक्षिण दक्कन की पश्चिमी भारतीय शाखा या दक्कन की शाखा भी कह सकते हैं, आपकी छहरात शाखा। और छहरात शाखा और आपकी ये है कौन सी? कर्दमक शाखा। तो तक्षशिला शाखा के संस्थापक कौन है? तक्षशिला शाखा के संस्थापक ध्यान आ रहे हैं? प्रत्येक रघुवंशी जी जो चीज कह रहे हैं उसका थोड़ा सा ध्यान रखिए आप लोग। और तक्षशिला शाखा के संस्थापक कौन है? संगीता जी, क्लास स्टार्ट हो गई। तक्षशिला शाखा के संस्थापक कौन है ये आप तक्षशिला और मथुरा शाखा के संस्थापक बता दें। अभी तो ये नहीं चला है तो इनकी बात छोड़ दीजिए, लेकिन तक्षशिला और मथुरा शाखा के संस्थापकों या इनके प्रथम राजाओं के नाम बताएं तो हम आगे बढ़ें। गुड इवनिंग आशुतोष जी। तक्षशिला शाखा के जो संस्थापक हैं, कोई नहीं बोलेगा तो मैं यही बस यही इतनी बात दोहराते रहूंगा 10 मिनट तक। तक्षशिला शाखा के संस्थापक, मथुरा शाखा के संस्थापक। तो चलिए, अब मैं ये मान के लिख दे रहा हूं कि आप लोग बोल रहे हैं। तो तक्षशिला शाखा के जो संस्थापक हैं वो आपके मेउस हैं। मेउस ही पहला, हाँ अमित बहुत सही, पहला शासक है जिसने भारत की विजय की, यानी भारतीय क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक मेउस है। मथुरा का संस्थापक आपका, मथुरा में सबसे पहले शासक कौन बना? राजवुल। राजवुल या राजुल नामक व्यक्ति यहाँ शासक बना। इनके विषय में हाँ बताए हैं आप, मैं देखा हूँ इसीलिए आपको बोला। तो इन शाखाओं की बातें हो गई थी। यहाँ पश्चिमी, जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है भारत का, इस उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में हम लोगों ने क्या देखा कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में हम लोगों ने देखा कि दो शाखाएं, छहरात शाखा और कर्दमक शाखा है। छहरात शाखा जो है, छहरात शाखा जो है ये विशेषकर महाराष्ट्र की शाखा है। महाराष्ट्र में यह मानी जाती है, तो महाराष्ट्र की शाखा है। और महाराष्ट्र के साथ साथ इसमें अन्य क्षेत्र जिन पर इनका अधिकार माना जाता है वो है आपका सौराष्ट्र या सौराष्ट्र। सौराष्ट्र, यही आपको कहीं कहीं सौराष्ट्र लिखा हुआ मिलेगा। तो इस क्षेत्र पर भी इनका अधिकार है, काठियावाड़ वाले क्षेत्र पर भी इनका अधिकार है। इस छहरात शाखा के जो संस्थापक हैं वो भूमक हैं।
संस्थापक इसके भूमक भूमक हैं। इस शाखा भूमक के कुछ सिक्के मिले हुए हैं। इन सिक्कों पर, विशेषकर तांबे के जो सिक्के मिले हुए हैं, इन सिक्कों पर, चलिए लाइट भी आ गई। दरअसल 2-3 मिनट देर इसलिए किया गया था, तुरंत लाइट कटी थी, तो इसलिए सोचा गया कि लाइट आ जाए। तो भूमक इस शाखा के संस्थापक हैं और भूमक के कुछ तांबे के सिक्के मिले हैं, जिस पर एक और ब्राह्मी और संस्कृत, ब्राह्मी लिपि और संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, और दूसरी ओर आपके खरोष्ठी लिपि और प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। तो भूमक के बाद इस शाखा के सबसे महान शासक या सबसे शक्तिशाली कह लें, या सबसे प्रसिद्ध या सबसे प्रमुख शासक जो हैं, वो नहपान। नहपान के अनेक लेख प्राप्त होते हैं, और नहपान के साथ ही एक नाम और मिलता है, जो आपके सातवाहन जब वंश हम लोग कर रहे थे तो वहां भी वो नाम साथ साथ मिले थे। नहपान के साथ एक नाम और मिला था आपको, उषावदात। उषावदात या ऋषभदत्त, इसी का एक नाम ऋषभदत्त भी है। तो उषावदात या ऋषभदत्त, यह नाम भी नहपान के साथ मिलता है। इसके भी कुछ लेख हैं, कार्ले से, कन्हरी से, नासिक से। तो नहपान के जो लेख हैं वो नासिक से हैं, जुन्नार से हैं, आपके कार्ले से हैं। तो इनके लेख इन स्थानों से प्राप्त होते हैं। जुन्नार वाला जो लेख है, इसका एक जो गवर्नर है आर्यमन द्वारा जारी किया गया यह लेख था। कार्ले लेख उषावदात द्वारा जारी किया गया है। नहपान के जो पड़ोसी हैं, या यूं कहें कि भूमक ने जब महाराष्ट्र वाले क्षेत्र पर अधिकार किया, तब इसने अपना साम्राज्य विस्तार कहाँ तक किया। इसका जो साम्राज्य विस्तार है नहपान का, वह सातवाहन, आपने देखा था कि महाराष्ट्र में सातवाहनों का शासन है। सातकांडी प्रथम तक आपने देखा, सातकांडी प्रथम तक सातवाहनों की अच्छी स्थिति थी। सातकांडी प्रथम के बाद सातवाहनों में जो राजा उत्पन्न हुए, यानी सातकांडी प्रथम के जो उत्तराधिकारी उत्पन्न हुए, वो अयोग्य साबित हुए। तो उसी दौरान, उन अयोग्य उत्तराधिकारियों के दौरान नहपान को, अपने भूमक और नहपान को अपने साम्राज्य विस्तार का अवसर मिला, और इन लोगों ने कुछ सातवाहन क्षेत्र पर भी अधिकार कर लिया। इसलिए जब सातवाहन वंश में एक शक्तिशाली शासक आता है, गौतमी पुत्र सातकांडी, तो जब गौतमी पुत्र सातकांडी यहाँ का शासक बनता है, यह शक्तिशाली शासक है। गौतमी पुत्र सातकांडी सातवाहन वंश का चौथा शासक है। गौतमी पुत्र सातकांडी सातवाहन वंश के जो शासकों की सूची है, उसमें किस नंबर का शासक है? चौथा शासक है। इसको आप बता दें। गौतमी पुत्र सातकांडी सातवाहन वंश का चौथा शासक है। तो गौतमी पुत्र, तब तक बताएं आप, गौतमी पुत्र सातकांडी शक्तिशाली शासक है। वह अपने जो राज्य, जिस क्षेत्र पर, उसके सातवाहनों के साम्राज्य के जिस क्षेत्र पर शकों ने अधिकार किया हुआ है, उससे वो लेना चाहता है, शकों से छीनना चाहता है। तो इसी संदर्भ में गौतमी पुत्र सातकांडी ने अपने शासन काल के, हाँ 23वां शासक, सत्ता जी बहुत सही, 23वें शासक हैं गौतमी पुत्र सातकांडी। तो वह गौतमी पुत्र सातकांडी ने अपने शासन काल के 17वें वर्ष नहपान पर आक्रमण किया और नहपान को पराजित किया और नहपान मार डाला गया। इसके प्रमाण जो हैं, वो एक प्रमाण, इसका सबसे सबल प्रमाण ये भी है कि नहपान या सातवाहनों का जो कोष था, जहाँ जोगलथम्बी, उस कोष पर भी गौतमी पुत्र सातकांडी ने अधिकार कर लिया था और लगभग 13,250 मुद्राएं जो मिली हैं
चांदी की मुद्राएं हैं, उन मुद्राओं को गौतमी पुत्र सातकर्णी ने पुनरांकित करवाया, यानी उस पर अपना नाम भी अंकित करवाया। तो यह बात ये साबित करती है कि पहले उस क्षेत्र पर, पहले उन सिक्कों पर किसके सिक्के थे, नाहपान के थे, वो पहले जारी किए गए थे। बाद में उस पर जब नाहपान को पराजित किया गौतमीपुत्र सातकर्णी, तो बाद में उन सिक्कों पर अपना नाम लिखवा के फिर उन्हें जारी कराया। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा नाहपान को पराजित किया गया, मार डाला गया। नाहपान के बाद ये क्षहरात वंश के विषय में कोई जानकारी नहीं प्राप्त होती है। ऐसा माना जाता है कि इस वंश के बाद, इस नाहपान के बाद इस वंश का उन्मूलन हो गया। जो छोटे सरदार रहे होंगे वह सातवाहनों के अधीन कुछ क्षेत्रों में शासन कर रहे होंगे, सातवाहनों की अधीनता स्वीकार कर लिए होंगे। उषावदत्त जो हैं, उषावदत्त नाहपान के दामाद हैं और इसके दो प्रांतों के गवर्नर भी हैं। दो प्रांत आपका, एक आपका गोवर्धन, नाहपान के दो प्रांत जो हैं गोवर्धन और मामल, गोवर्धन और मामल, इन दो प्रांतों के ये गवर्नर हैं। तो इसका मतलब नासिक क्षेत्र से है, इसका मतलब पूना क्षेत्र से है। तो इन दो प्रांतों के ऋषभदत्त या उषावदात, ऋषभदत्त या उषावदात क्या है, गवर्नर है। गवर्नर है कौन, उषावदात, उषावदात। तो उषावदात गवर्नर भी हैं नाहपान के और नाहपान के दामाद भी हैं। तो उषावदात कौन है, इसके गवर्नर भी हैं और दामाद भी हैं। इनके द्वारा भी कुछ गांव दान में दिए गए थे, क्योंकि आपने सातवाहनों के समय ही देखा था कि ग्राम दान देने की परंपरा सातवाहन, इसी शक सातवाहन काल में शुरू होती है। तो ग्राम दान दिया गया किसके द्वारा, उषावदात द्वारा, और नाहपान द्वारा बौद्ध भिक्षु संघ को ग्राम दान दिया गया था, जिसमें आपने देखा था कि जो गौतमीपुत्र सातकर्णी हैं, जब इन पर अधिकार कर लिए तो उन गांवों को वो अपनी ओर से दान में दे दिए। जिसमें आपने करजक नामक गांव को भी देखा था, जो कार्ले भिक्षु संघ को दान में दिया गया था। तो दान ये लोग उषावदात और नाहपान भी दिए थे। दान किसको दिए थे, बौद्ध संघ को दिए थे, यानी बौद्ध संघ को, बौद्ध धर्म को यहाँ संरक्षण भी ये दोनों लोग दे रहे थे। नाहपान के विषय में नासिक लेख में, गुहा लेख में यह पता चलता है कि नाहपान बहुत बड़ी संख्या में गायों का दान किया था, गायों का दान भी किया था। भूमिदान तो किया था, गायों का दान भी किया था, भूमिदान भी किया था। जो उषावदात है यह नारियल के बागान, उषावदात क्या किया था, नारियल के बागान, नारियल के बागान को दान में दिया था। साथ ही नारियल के खंभों, नारियल के खंभों को भी दान में दिया था। जो पेड़ नारियल के होंगे जिनसे फल नहीं निकलता होगा, तो उन खंभों को भी वो दान में दिया होगा। उसका उपयोग खंभे या लकड़ी के रूप में किया गया होगा। खंभों को भी दान में दिया था। तो ये क्षहरात वंश के विषय में, क्षहरात वंश के विषय में जो महत्वपूर्ण बातें हैं जानने वाली, जिसे अवश्य ही जाना जाए, वो है कि इसके संस्थापक भूमक हैं। यह शाखा कहाँ शासन कर रही है, यह शाखा आपकी महाराष्ट्र और सौराष्ट्र क्षेत्र में शासन कर रही है। और इस शाखा के सबसे प्रसिद्ध शासक जो हैं वो नाहपान है। और नाहपान का उस समय के सातवाहन वंश के सबसे शक्तिशाली शासक जो गौतमीपुत्र सातकर्णी माने जाते हैं, उनसे संघर्ष हुआ और उसी संघर्ष में नाहपान मारे गए। यह युद्ध जो हुआ था गौतमीपुत्र सातकर्णी और नाहपान के बीच यह युद्ध माना जाता है गोवर्धन में हुआ था। गोवर्धन यानी नासिक क्षेत्र में यह युद्ध हुआ था। तो इस युद्ध में नाहपान मारे गए, उषावदात भी संभवतः मारे गए।
इसके बाद इस वंश के किसी शासक के विषय में जानकारी नहीं प्राप्त होती है। ठीक, यहाँ तक ठीक? यहाँ तक कुछ पूछना है? और बताएं आप लोग, कोई समस्या किसी प्रकार की? ग्रुप पे एक प्रश्न था, सामंतवाद क्या है? तो सामंतवाद की बात जो अभी जब हम लोग राजपूत काल में आएंगे, पूर्व मध्य काल में आएंगे तो सामंतवाद को डिटेल कराएंगे। सामंतवाद को थोड़ा सा इतना ही बस, सामंतवाद क्या है उसके विषय में अगर जानना है तो थोड़ा सा इतना जान लीजिए कि यह राजा है, और राजा यह जो साम्राज्य है उसका, इस साम्राज्य के भिन्न भिन्न खंडों पर, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कुछ लोगों को यह क्षेत्र प्रदान कर देता है यहाँ शासन करने के लिए। यही सामंत बोले जा रहे हैं। यह राजा के अधीन, इस क्षेत्र में यह भूमि उन्हें दे दी जाती है, राजा के अधीन वो शासन करते हैं। इन्हें कोई नगद वेतन नहीं दिया जाता है बल्कि भूखंड दिया जाता है, और इस भूखंड के व्यवहारिक रूप से सभी अधिकार इसके पास होते हैं। तो एक राजा को क्या करना होता है? इसे, राजा को इसे कुछ उपहार देना रहता है समय समय पर, और राजा जब सेना की मांग करेगा तो सैनिकों को उपलब्ध कराना होता है। यही दो उत्तरदायित्व तो इनके होते हैं, और इन दो उत्तरदायित्वों के निर्वहन करने के साथ ये लोग इस भू क्षेत्र पर शासन करने को स्वतंत्र होते हैं एक तरह से। सामंतवाद जो केंद्रीकृत व्यवस्था मौर्य काल से शुरू की गई थी, वह उस केंद्रीकृत व्यवस्था के यह विपरीत व्यवस्था है। ठीक, इसकी डिटेल बातें हम लोग वहाँ करेंगे। आज बुद्ध पूर्णिमा है, आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। बुद्ध पूर्णिमा जब हम लोग बौद्ध धर्म कर रहे थे, हालांकि वो यहाँ यूट्यूब पे नहीं था, ऑफलाइन क्लास में जो बातें हो रही थी बौद्ध धर्म की, यहाँ भी बातें उसकी होंगी। उस बौद्ध धर्म में हम लोगों ने क्या देखा था बुद्ध के विषय में? बुद्ध के जीवन से जो जुड़ी हुई घटनाएं हैं, उसमें से अधिकांश घटनाएं वैशाख पूर्णिमा के दिन घटित हो रही हैं। कैसा संयोग है बुद्ध के जीवन का कि एकमात्र घटना को छोड़कर, बुद्ध के जीवन का एक घटना आपकी जो है वो महाभिनिष्क्रमण की जो घटना है, तो महाभिनिष्क्रमण की घटना को छोड़ दें तो अन्य जो प्रमुख घटनाएं हैं, उनका जन्म है, उनकी ज्ञान प्राप्ति है, उनका महापरिनिर्वाण है, ये सब वैशाख पूर्णिमा को हो रहे हैं। और जो महाभिनिष्क्रमण है वह आषाढ़ पूर्णिमा को हुआ। और बुद्ध का जन्म कब हुआ? बुद्ध का जन्म वैशाख पूर्णिमा में पौष पक्ष में जो नक्षत्र होता है उसमें हुआ था। तो आप सभी को पुनः बुद्ध पूर्णिमा की बधाई। और यह जो बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है, बुद्ध के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, और संयोग से उनका ज्ञान भी उसी दिन प्राप्त हुआ था, और उन्हें महापरिनिर्वाण भी उसी दिन प्राप्त हुआ था। तो हम लोग अब दूसरी शाखा पे आए। दूसरी शाखा जो शकों में सबसे महत्वपूर्ण शाखा है, कर्दमक शाखा। यह शाखा विशेषकर आपका जो सौराष्ट्र क्षेत्र है और मालवा क्षेत्र है, उस क्षेत्र पर शासन करती है। सौराष्ट्र मालवा क्षेत्र पर यह शासन कर रही है। इस शाखा के जो संस्थापक हैं वो चस्टन है। चस्टन नामक व्यक्ति इस शाखा का संस्थापक है। ऐसा माना जाता है कि जो क्षहरात शाखा है, क्योंकि ये क्षहरात शाखा भी आप देख रहे हैं कि यहाँ सौराष्ट्र क्षेत्र में इसका अधिकार है, तो जब इस क्षहरात शाखा का पतन हुआ तब ये इधर की जो शाखा थी, कुषाणों के अधीन जो कार्य कर रही थी, शकों की शाखा, वह इस क्षेत्र में आगे की तरफ आई। यानी आप देख रहे हैं कि यहाँ शक यहाँ शासन कर रहे हैं महाराष्ट्र में और सौराष्ट्र प्रांत में, उधर आपके उत्तर पश्चिम क्षेत्र में कुषाण हैं। कुषाण भी पीछे पीछे आ ही रहे हैं।
कुषाण भी शकों के पीछे पीछे ही लगे हैं, तो ये आगे बढ़ते जाते हैं और पीछे वाले क्षेत्रों पे उनका अधिकार होता जाता है। आपने मथुरा शाखा में देखा भी कि मथुरा शाखा के पतन के पश्चात तो वहाँ किसका अधिकार हो गया, वहाँ कुषाणों का अधिकार हो गया। और आपने देखा था कि पहलवों का, तक्षशिला शाखा का जब पतन हुआ था तो वहाँ अधिकार किसका हुआ था, पहलवों का हुआ था। तो इधर इस क्षेत्र पर, उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर, भारत के उत्तर पश्चिम जो सिंधु वाला क्षेत्र है उस पर किसका अधिकार है, कुषाणों का अधिकार है। तो माना यह जाता है कि चष्टन कुषाणों के अधीन सिंध क्षेत्र का गवर्नर था। चष्टन कुषाणों के अधीन सिंध क्षेत्र का गवर्नर था, और जब यहाँ क्षारात वंश का पतन हुआ तब इसे कुषाण साम्राज्य के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र का गवर्नर बना दिया गया, और यह इस धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार किया और अपने को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। यशोमोतिक या मेतिक, यशोमतिक का यह पुत्र माना जाता है। और इस पहले यह क्या था, प्रारंभ में यह कुषाणों के अधीन सिंधु क्षेत्र का गवर्नर था। बाद में जब यहाँ कुषाणों की स्थिति कमजोर हुई और यहाँ जब नाहपान क्षारात वंश का पतन हुआ तब इसको अनुकूल अवसर मिला अपने को स्वतंत्र करने का। बाद में इसने अपने को स्वतंत्र कर लिया। स्वतंत्र करने के बाद क्या किया, स्वतंत्र कर लिया और किस शाखा का गठन किया, कर्दमक शाखा का गठन किया। तो बाद में यह स्वतंत्र किया और अपने कर्दमक शाखा का गठन कर लिया। तो कर्दमक शाखा का यहाँ ये गठन करता है। यह कुषाणों के अधीन शासन करता था। इस बात का एक प्रमाण और है कि कुषाणों माट क्षेत्र से इसके कुछ यौनावस्था की मूर्तियां मिली हैं। इसमें यौनावस्था की मूर्तियां मिली है, वो कुषाण क्षेत्र से मिली हैं। तो ऐसा इस विश्वास को और बल मिल जाता है कि यह कुषाणों के अधीन एक स्वतंत्र शासक था। तो यहां से अब चष्टन के समय में ही शकों ने मालवा पर अधिकार कर लिया। पहले मालवा किसके अधीन है, पहले मालवा सातवाहनों के अधीन था, तो मालवा पर भी इनका अधिकार हो गया। तो इसी के समय में ये शासन कहाँ से कर रहे हैं, सूराट से मालवा तक के शासन कर रहे हैं। इनके अधिकार क्षेत्र में इनके जो उत्तराधिकारी हैं, जयदामन इनका पुत्र था और इसके कुछ सिक्कों पर उसका उल्लेख है, लेकिन वह महाक्षत्रप नहीं बन पाया। महाक्षत्रप यानी राजा नहीं बन पाया। माना यह जाता है कि इसी के जीवन काल में जयदामन का निधन हो गया। तो जब जयदामन का निधन हो गया तब शासक कौन बना, उसका पौत्र बना। इसका पौत्र रुद्रदामन। अंधो खाड़ी से जो लेख मिला है उसमें चष्टन और रुद्रदामन को एक साथ शासन करते हुए बताया गया है, दिखाया गया है। तो 130 ईस्वी में ये लोग एक साथ शासन कर रहे हैं। तो ऐसा माना जाता है कि 130 ईस्वी तक चष्टन का शासन समाप्त हो गया और इसने एक लंबे समय तक शासन किया। तो चष्टन के जो पुत्र हैं जयदामन, उनका निधन इसके कार्यकाल में ही हो गया था, इसलिए इसका उत्तराधिकारी जो बना इसका पौत्र बना और उसका नाम है रुद्रदामन। तो इसका पौत्र बना और इसका नाम है रुद्रदामन। 130 से 150 ईस्वी तक इसका शासन काल माना जाता है। रुद्रदामन इस वंश का संपूर्ण शकों की सभी शाखाओं का सबसे शक्तिशाली और सबसे महत्वपूर्ण शासक है। रुद्रदामन के विषय में जानकारी के जो प्रमुख स्रोत हैं वो आपका अंधो खाड़ी लेख और आपका जूनागढ़ अभिलेख।
जूनागढ़ अभिलेख। ये दो प्रमुख स्रोत हैं रुद्रदामन के विषय में जानकारी के। बाद में इनके ढेर सारे सिक्के भी मिलते हैं। तो इन लेखों से क्या स्पष्ट होता है? यह सिंधु क्षेत्र की ओर इंगित करता है। जूनागढ़ आपका गिरिनार क्षेत्र, गुजरात का सौराष्ट्र क्षेत्र है। इस जूनागढ़ अभिलेख में ढेर सारी बातें इनके विषय में बताई गई हैं। इस जूनागढ़ अभिलेख में बताया गया है कि रुद्रदामन को जनता ने अपने रक्षक के रूप में चुना था। रुद्रदामन को जनता ने अपने रक्षक के रूप में चुना था। प्राचीन भारतीय इतिहास में गिने चुने शासक हैं जिन्हें जनता चुनती है। आप कुछ शासकों को पीछे एक शासक को देख चुके हैं, शैशुनाग। दूसरा नंबर का शासक ये आप देख रहे हैं, रुद्रदामन। फिर आप पूर्व मध्यकाल में चलेंगे तो बंगाल का एक शासक मिलेगा आपको, गोपाल, पाल वंश का संस्थापक। और फिर आपको पल्लव वंश में एक शासक मिलेगा, नंदीवर्मन द्वितीय। तो ये गिने चुने शासक हैं जो जनता द्वारा चुने जाते हैं। रुद्रदामन ने भी जूनागढ़ अभिलेख में यह घोषणा की है कि हमें जनता ने अपनी रक्षा के लिए चुना और मैं स्वयं महाक्षत्रप बना। यानी ये दो बातें कहता है कि जनता ने हमें रक्षक के रूप में चुना, रक्षक के रूप में चुना। जनता ने इन्हें रक्षक के रूप में चुना। और क्या कहता है कि मैं स्वयं महाक्षत्रप बना, महाक्षत्रप बना। तो इस मैं स्वयं महाक्षत्रप बना कहने का अर्थ यह है कि संभवतः उस समय इस शाखा यानी शकों की स्थिति डावाडोल हो गई थी और पुनः इसने अपने को शक्तिशाली बनाया और महाक्षत्रप पद यानी राजा का पद प्राप्त करने में सफल रहा। इनके इसका शासन कहाँ कहाँ था, इसके साम्राज्य की जो सीमा थी, वो इसके साम्राज्य में कौन कौन क्षेत्र थे, उसकी भी सूची इस जूनागढ़ अभिलेख में दी गई है। इन सूचियों में से ढेर सारे नाम आप पहले देख चुके हैं। अनूप, आकार, अवंती, अपरांत, स्वब्र, कुकुर, मद्र, सिंधु शौबीर। इन नामों को आप पहले देख चुके हैं। अनूप क्षेत्र किससे संबंधित है, इसका क्या मतलब है, किस क्षेत्र से? अनूप का मतलब किस क्षेत्र से लगाया जाता है? अनूप का मतलब जिस क्षेत्र से लगाया जाता है उसको बताएं तो मैं आगे इसे यहाँ लिख दूं। जो आप नहीं जानते हैं उसको लिख दे रहा हूं, अन्य के विषय में आप बताते रहें। साबरमती तटीय क्षेत्र, राजस्थान का मारवाड़ क्षेत्र, सिंधु घाटी क्षेत्र, सिंधु घाटी क्षेत्र, अनूप कौन सा क्षेत्र है? अर्थ प्रकाश कहाँ गायब हो गए हैं? हाँ, गुड इवनिंग। क्या है, इतिहास विषय है ना? इतिहास विषय है तो रेगुलर रहिए। सिर्फ पीटी की क्लास नहीं है, क्योंकि मेंस में भी आपको आगे अपनी बात बढ़ाने के लिए तथ्यों की आवश्यकता होती है। और एक दो क्लास शकों के लिए ले रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ पीटी की क्लास है। पीटी की क्लास शक में 30 से 35 मिनट की होती है।
30 से 35 मिनट में सारे तथ्य लिखा के किनारे हो जाऊं, फिर आप ढूंढते रहें कौन कहाँ से आया, तो उसका कोई मतलब नहीं है। प्रयास ये रहता है कि आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न फिर न उत्पन्न हो कि ये चीज कैसे हुई, कहाँ से हुई। ठीक। तो अनूप नहीं याद आ रहा है, नर्मदा, नर्मदा घाटी क्षेत्र, नर्मदा नदी का क्षेत्र। आकार आपका पूर्वी मालवा, पूर्वी मालवा का क्षेत्र है। अवंती पश्चिमी मालवा, यही था ना। अपरांतक उत्तरी कोंकण, उत्तरी कोंकण। कोकुर पश्चिमी राजपूताना, पश्चिमी राजपूताना। ठीक। इन नामों को आपने कहाँ देखा था उसको याद करिए तो बात स्पष्ट हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी कि ये जो नाम थे किसके साम्राज्य के अंतर्गत गिनाए गए थे। इन नामों को नासिक गुहा अभिलेख में किसके लिए गिनाया गया था? नासिक गुहा अभिलेख जो गौतमी पुत्र वासिष्ठ पुत्र पुलमावी के समय जारी किया गया था और माना जाता है कि वो गौतमी बलश्री का अभिलेख है। उसमें उन्होंने गौतमी पुत्र के साम्राज्य को जब बता रही हैं तब बता रही हैं कि इन क्षेत्रों पर गौतमी पुत्र का अधिकार है, यानी इन क्षेत्रों पर सातवाहनों का अधिकार है। यानी रुद्रदामन ने, अगर इन क्षेत्रों में ये कहा जा रहा है जूनागढ़ अभिलेख में कि इन क्षेत्रों पर रुद्रदामन का अधिकार था, तो निश्चित रूप से रुद्रदामन सातवाहनों से इन क्षेत्रों को छीना होगा, सातवाहनों से इन क्षेत्रों को विजित किया होगा। रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख में स्वयं कहता है कि मैंने सातवाहन जो शासक हैं, सातवाहन शासक यानी दक्षिणापथ के पति जो हैं, दक्षिणापथ के जो पति हैं, जिन्हें एक उपाधि दी गई थी दक्षिणापथेश्वर। किस सातवाहन शासक की उपाधि दक्षिणापथेश्वर थी? दक्षिणापथेश्वर किस शासक की उपाधि थी? दक्षिणापथेश्वर, दक्षिणापथेश्वर किस सातवाहन शासक की उपाधि है? ये उपाधि के विषय में मैंने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट उपाधियां हैं, कुछ उपाधियां बहुत इंपॉर्टेंट थी। दक्षिणापथपति, दक्षिणापथेश्वर। तो इस उपाधि को बताएं तो उस शासक को इस जूनागढ़ अभिलेख में कहा गया है कि दक्षिणापथ के जो पति हैं, दक्षिणापथ के जो भी पति हैं, उन्हें हमने 2 बार पराजित किया है। अब इतना क्लू आपको मिल गया, 2 बार पराजित किया। किसको? दक्षिणापथ के जो शासक हैं, दक्षिणापथ के जो पति हैं यानी स्वामी हैं, उनको हमने 2 बार पराजित किया है। लेकिन संबंध की निकटता के कारण उन्हें मारा नहीं, छोड़ दिया। संबंध की निकटता के कारण उन्हें मारा नहीं, छोड़ दिया। हाँ सरता जी, बहुत सही। वासिष्ठ पुत्र पुलुमावी, दक्षिणापथेश्वर उपाधि किसकी है? वासिष्ठ पुत्र पुलुमावी की, वासिष्ठ पुत्र पुलुमावी की उपाधि है। तो वासिष्ठ पुत्र पुलुमावी से रुद्रदामन का संघर्ष हुआ और रुद्रदामन कहता है कि हमने इसको 2 बार पराजित किया है और इसको नहीं मारा, इसलिए क्योंकि संबंध की निकटता है। संबंध की निकटता क्या है? आपने उस समय भी देखा था, वासिष्ठ पुत्र पुलुमावी रुद्रदामन के दामाद हैं, यानी रुद्रदामन ने अपनी पुत्री का विवाह वासिष्ठ पुत्र पुलुमावी से किया था। कन्हेरी अभिलेख के माध्यम से यह बात कही जाती है। तो ये दामाद हैं, तो दामाद को मार नहीं सकता था, लेकिन इन क्षेत्रों पर वह अधिकार कर लिया। मारा भले नहीं, लेकिन दामाद से ये क्षेत्र ले जरूर लिया। दामाद को देने की परंपरा है भारत में, लेने की तो है नहीं। तो अब इसमें से नारी सशक्तिकरण की बात करेंगे, कुछ लोग तो कहेंगे कि नहीं बराबर का हक है। वो सही है, उत्तराधिकार का बराबर का हक है, लेकिन जो भारतीय परंपरा है उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इन क्षेत्रों पर रुद्रदामन अपने जूनागढ़ अभिलेख में कहता है कि ये हमारे साम्राज्य के अंतर्गत थे, यानी यह क्षेत्र जिस पे पहले सातवाहनों का अधिकार था, गौतमी पुत्र सातकर्णी का अधिकार इस पर बताया गया है। तो गौतमी पुत्र के बाद
इसने, रुद्रदामन ने इन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया होगा। यहाँ तक ठीक। अब यह जूनागढ़ अभिलेख और भी ढेर सारी बातें बताता है। पहले भी इस जूनागढ़ अभिलेख की आप चर्चा देख चुके हैं, कर चुके हैं। जूनागढ़ अभिलेख की अपनी स्वयं की जो विशेषता है, यह संस्कृत भाषा का पहला लेख है। संस्कृत भाषा में, ब्राह्मी लिपि संस्कृत भाषा है इसकी, और गद्य में लिखा गया है, गद्यात्मक है। इस लेख में रुद्रदामन की जो विशेषताएं बताई जा रही हैं, वह बताई जा रही हैं कि रुद्रदामन साहित्य का, संगीत का ज्ञाता था, साहित्य में रुचि रखता था, संगीत में रुचि रखता था, राजनीति में रुचि रखता था और तर्कशास्त्र में रुचि रखता था। 3 विषयों का ज्ञाता उसे बताया गया है। संगीत का ज्ञाता था, राजनीति का ज्ञाता था, साहित्य का ज्ञाता था और तर्कशास्त्र का ज्ञाता था। उसे उसी लेख में कहा गया है गद्य पद विधानेन प्रवीणेन। गद्य पद विधा में वह प्रवीण था, यानी बहुत अच्छी रचनाएं भी करता था। इसी अभिलेख में उसकी शासन प्रणाली के भी विषय में बताया गया है कि उसके शकों के शासन प्रणाली की जो थोड़ी सी जानकारी मिलती है, वो इसी अभिलेख के माध्यम से मिलती है। तो जूनागढ़ अभिलेख में जो बातें आपने देखी, एक तो उसके साम्राज्य की बात देखी, और इसी में वह कहता है कि हमें लोगों ने चुना है, उसके साम्राज्य की बात होती है। इसी से पता लगता है कि वह सातवाहन शासक वशिष्ठ पुत्र पुलमावी को पराजित किया था। इसी से पता लगता है कि वह क्या है, राजनीति, राजा है तो राजनीति का ज्ञाता होगा ही। राजनीति, साहित्य, संगीत और तर्कशास्त्र का ज्ञाता है, तर्कशास्त्र का ज्ञाता है। साथ ही इसमें कहा गया कि वह गद्य पद प्रवीणेन, गद्य पद विधा में प्रवीण है, यानी गद्य पद की रचना में प्रवीण है। ठीक, गद्य पद की रचना में वह रुद्रदामन प्रवीण है। यह बात कहाँ, किससे पता लगती है? यह बात जो पता लगती है आपके जूनागढ़ अभिलेख से पता लगती है कि राजनीति का विद्वान है, साहित्य में उसकी रुचि है, साहित्य का भी विद्वान है, तर्कशास्त्र का भी ज्ञाता है, संगीत का भी ज्ञाता है। इसी में एक बात और कही गई है कि रुद्रदामन जो है वह अनेक राजकुमारियों का पाणी ग्रहण किया है। वह अनेक स्वयंवरों में गया, नरेंद्र कन्या स्वयंवर नेक, स्वयंवर नेक, नरेंद्र कन्या स्वयंवर नेक, और वह माल्य प्राप्त नरेंद्र कन्या यानी राजाओं की कन्याओं। तो इसमें कहा गया है कि वह अनेक स्वयंवरों में गया, स्वयंवरों में गया तथा राजाओं की कन्याओं का पाणी ग्रहण किया, पाणी ग्रहण किया। तो पाणी ग्रहण संस्कार कब होता है? विवाह में आप लोग जाके सिर्फ डांस करके किनारे हो लेते हैं। विवाह का जो मूल थीम है, 2-3 घंटा 4 घंटा जब पंडित जी बैठाते हैं, तो वहाँ क्या क्या शपथ लिया जाता है, वर द्वारा, कन्या द्वारा, फिर क्या संस्कार होते हैं। तो एक ऐसा माहौल बनता है। हालांकि उस माहौल को प्रत्यक्ष अनुभव करने का अवसर नहीं मिला है, लेकिन देख के यह अवसर प्राप्त है कि वह एक ऐसा माहौल होता है जिसमें आपके उत्तरदायित्वों का भान हो जाता है। तो पाणी ग्रहण इसने अनेक राजकन्याओं का किया था। अब इसी जूनागढ़ अभिलेख में
कुछ ऐतिहासिक बातें भी कही गई हैं, इस काल से पहले की बातें बताई गई। आपने मौर्य काल में देखा था कि ये जूनागढ़ अभिलेख एक साथ दो शासकों का उल्लेख करता है, चंद्रगुप्त मौर्य का और अशोक का। एक अभिलेख में दोनों का साथ साथ उल्लेख इसी जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। इसमें बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अर्जियत और एक सुदर्शन झील, अर्जियत और रैतक पर्वत पर एक सुदर्शन नामक झील का निर्माण करवाया था। तो ये अभिलेख क्या कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अर्जियत और रैतक पर्वत पर, पहाड़ियों पर, पर्वत पर सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। इस समय इसके बाद इस झील से नहर किसने निकलवाई? इसी में बताया गया है कि इस झील से नहर निकलवाने का काम अशोक के काल में हुआ। ठीक, अशोक के काल में इस झील से नहर निकलवाने का काम हुआ। इसी में कहा गया है कि रुद्रदामन के समय क्या हुआ कि यह झील टूट गई। इस झील में 24 हाथ लंबाई और 24 हाथ चौड़ाई और 75 हाथ गहराई में यह झील टूट गई। टूटने से यह हुआ कि इस झील का सारा पानी निकल गया। अब एक झील, एक बांध जब टूटेगा तो उसके बाद किस तरह का दृश्य उपस्थित होगा? कुछ क्षेत्र जलमग्न हो गए होंगे। तो यह एक विपदा थी, लेकिन राजकोष में धन नहीं था जिससे कि इस झील का पुनर्निर्माण करवाया जा सके। तब रुद्रदामन ने अपने व्यक्तिगत कोष से धन दिया और इस झील को, पहले से जो झील बनी हुई थी, पहले से जो बांध बना हुआ था, उससे 3 गुना मजबूत बांध इस झील का बनवाया गया। उस समय रुद्रदामन का जो गवर्नर था सौराष्ट्र और गिरनार प्रांत का, वह सुविशाख था। तो सुविशाख ने यहाँ इसने धन उपलब्ध करा और सुविशाख के नेतृत्व में यहाँ पुराना जो बांध था उससे 3 गुना मजबूत बांध बनवाया गया। तो इसी अभिलेख से यह भी पता लगता है, तो यह उसकी कल्याणकारी कार्यों का सूचक है कि वह जनता के प्रति कितना संवेदनशील था कि राजकोष में धन न होते हुए अपने व्यक्तिगत कोष से एक बड़ी धनराशि उसने खर्च की इस झील के पुनर्निर्माण हेतु। तो इस समय इसका सुविशाख गवर्नर था और झील का पुनर्निर्माण करवाया। ठीक, फिर इस झील की बात एक बार और होगी, वो गुप्त वंश में होगी। इसी लेख में कुछ अन्य बातें भी बताई जा रही हैं। यह बताया जा रहा है कि वह जनता पर बहुत ज्यादा कर नहीं लेता था, जनता पर बहुत कर नहीं लगाता था, उससे विष्टि नहीं लेता था। विष्टि का मतलब बेगार से है। वह जनता से बेगार नहीं लेता था, उस पर प्रणय कर नहीं लगाता था। प्रणय कर मौर्य वंश में आप देख चुके हैं। प्रणय कर किस तरह का कर होता था? प्रणय कर आपातकाल में लिया जाता था। मौर्य काल में जो उल्लेख है वो आपात कर के संदर्भ में है। यहाँ आपात स्थिति उपस्थित हुई थी। झील जब टूटा तो वो महाविपदा थी। उस समय चाहता तो कर लगा सकता था, लेकिन नहीं लगाया, अपने व्यक्तिगत कोष से धन खर्च किया। इस जूनागढ़ अभिलेख में अन्य जो बातें बताई गई हैं, इसमें इसकी शासन व्यवस्था के विषय में बताया गया है कि उसने जो उपाधि धारण की थी, राज प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण किया था। राज प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण किया था।
एक शब्द और इसमें आप जोड़ लें, भ्रष्ट राज। भ्रष्ट राज प्रतिष्ठापक की उपाधि उसने धारण किया था। ऐसा माना जाता है कि वह कुछ राजाओं का विजय किया और फिर उनके राज्य लौटा दिया, तो इस संदर्भ में यह उपाधि धारण की गई थी। तो इस उपाधि धारण करने के पीछे जो कारण है वो है कि कुछ राजाओं को पराजित करने के पश्चात उनका राज्य पुनः लौटा दिया। तो इस संदर्भ में इतिहासकारों का मानना है कि इसी संदर्भ में उसने भ्रष्ट राज प्रतिष्ठापक की उपाधि प्राप्त की थी। और विशेषकर जो सातवाहन वंश के अधीन जो छोटे छोटे सामंत या राजा रहे होंगे उनको फिर अपनी अधीनता में लिया और फिर उन्हें उस क्षेत्र में शासन करने के लिए सौंप दे दिया कि आप इस क्षेत्र में, लेकिन अधीनता हमारी रहे, अपनी अधीनता में शासन करने के लिए उन्हें अपने क्षेत्र में स्वतंत्र कर दिया होगा, तभी इसने भ्रष्ट राज प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की होगी। अब इसी अभिलेख में इसके शासन व्यवस्था के विषय में बताया जा रहा है। शासन व्यवस्था क्या है? शासन व्यवस्था में कहा गया है कि इसकी अपनी मंत्रिपरिषद थी। यह अपने साम्राज्य को प्रांतों में बांटे हुए था और प्रांतों का जो प्रमुख होता था गवर्नर अमात्य, तो साम्राज्य प्रांतों में बटा था, इसका उल्लेख है, प्रांतों में बटा था। और यहाँ के जो प्रमुख होते थे वो गवर्नर जो होते थे वो अमात्य होते थे। इसकी अपनी मंत्रिपरिषद थी। इसकी मंत्रिपरिषद का भी उल्लेख है कि रुद्रदामन की अपनी मंत्रिपरिषद थी। 2 प्रकार के मंत्री थे, एक को कर्म सचिव बोला जाता था, एक को मति सचिव बोला जाता था। तो इस मंत्रिपरिषद में 2 तरह के लोग थे, एक मति सचिव थे और एक कर्म सचिव थे। तो ये बात पूछी जाती है बार बार कि मति सचिव और कर्म सचिव कहाँ थे, किसके काल में थे? तो रुद्रदामन के काल में मति सचिव हैं और कर्म सचिव हैं। तो मति सचिव का कार्य क्या है? ये राजा के प्रमुख सलाहकार हैं। मति सचिव जो है यह राजा का यानी रुद्रदामन का प्रमुख सलाहकार है, राजा के प्रमुख सलाहकार नाम से ही स्पष्ट है। कर्म सचिव ये कार्यपालिका के लोग होते थे, कार्यपालिका से संबंधित थे। यानी आज आप देखते हैं कि विधायिका और कार्यपालिका 2 जो भाग होते हैं। तो जो मंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद जो होती है मूल रूप से वह विधान बनाने का कार्य करती है और कार्यपालिका जो होती है इन विधानों को क्रियान्वित करने का कार्य करती है। तो यहाँ ये कार्यपालिका से संबंधित हैं और इन्हीं में से कुछ लोग गवर्नर बनते हैं, कुछ कोषाध्यक्ष बनते हैं। ठीक, तो 2 तरह के मंत्रियों की बात यहाँ कही गई है, मति सचिव और कर्म सचिव की। तो इसका भी ध्यान रखिएगा। ठीक, अब यहाँ तक कुछ पूछना हो तो बताइए। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कुछ पूछना हो तो बताइए, फिर आगे चला जाए इनके शकों से संबंधित थोड़े बहुत कुछ अन्य जो तथ्य हैं उनको देखा जाए। नींद नहीं आ रही है ना? अभी 9 ही बजा है। भोजन करने के बाद ना बैठिए, क्लास के बाद भोजन करिएगा, क्योंकि भोजन करने के बाद का जो भोजन करने के आधे घंटे बाद का जो वक्त होता है, समय होता है, उसमें बड़ी तेज निद्रा आती है। तो वो आधे घंटे तक का दौर होता है, उस आधे घंटे तक अपने को बचा ले गए तब आप आगे सस्टेन करेंगे, नहीं तो फिर
खैर चलिए, जो डाउट होगा बताइएगा। अब रुद्रदामन के जो उत्तराधिकारी हैं, रुद्रदामन के उत्तराधिकारी, रुद्रदामन के उत्तराधिकारियों की बात करें। हाँ अमरिंदर, क्या कह रहे हैं? मतलब डाउट है उसमें यस कह रहे हैं कि नहीं है उसमें कह रहे हैं? रुद्रदामन का जो उत्तराधिकारी है यह दाय दामय शद, या इसी को दामघ शद बोला जाता है। दो नाम इसके मिलते हैं। रुद्रदामन का जो शासनकाल है वो आपका 130 से 150 ईस्वी आपने देखा ही। और रुद्रदामन में एक बात और जिसकी चर्चा हमने नहीं की, हालांकि सिंध सौबीर उसके क्षेत्र में है, उसके साम्राज्य में है। उस हम लोग आगे जब कुषाण में आएंगे तो देखेंगे कि उस क्षेत्र पर कनिष्क का भी अधिकार है। वहां से सुई बिहार नामक अभिलेख जो जारी किया था कनिष्क ने, वह उसी क्षेत्र से था। और उसी क्षेत्र से अंधौ खाड़ी का अभिलेख रुद्रदामन द्वारा जारी किया गया है। तो निश्चित रूप से कनिष्क जो है रुद्रदामन के पहले शासक हैं। तो उस क्षेत्र पर कनिष्क का अधिकार रहा होगा, यानी उस क्षेत्र पर पहले कुषाणों का अधिकार था। और बाद में जब कुषाणों की स्थिति कमजोर हुई तब रुद्रदामन ने उस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया होगा। तो इन दोनों महत्वपूर्ण शासकों का अधिकार सिंधु पर रहा था। पहले कनिष्क का रहा था, बाद में रुद्रदामन का हुआ। तो रुद्रदामन के जो उत्तराधिकारी हैं उसमें आपके दामयशद या दामघशद, ये महाक्षत्रप की उपाधि धारण करने वाले हैं। और आप जानते हैं कि शक शासन प्रणाली में, शक शासन प्रणाली को क्षत्रपी प्रणाली बोला जाता है। और इस क्षत्रपी प्रणाली का मतलब क्या है? क्षत्रपी प्रणाली जो है इसका मतलब ये है कि दो प्रकार की उपाधियां हैं, एक महाक्षत्रप और एक क्षत्रप। तो आज भी राजनीतिक संदर्भ में इस भाषा का प्रयोग किया जाता है कि जो राजनीतिक रूप से क्षत्रप लोग हैं, यानी जो छोटे भैये से थोड़े से ऊपर वाले जो नेता हैं, तो वो तो ये महाक्षत्रप की अधीनता में ये लोग शासन करते थे। यानी एक तरह से इनको सामंत कह लीजिए। और भारत में सामंतवादी प्रथा जो शुरू हुई उसमें इसका भी, इस क्षत्रपी प्रणाली का भी महत्वपूर्ण योगदान है। सातवाहनों के समय जो ग्राम दान दिया जा रहा है उसका तो योगदान है ही, साथ में इस क्षत्रपी प्रणाली का भी बहुत योगदान है सामंतवादी प्रथा को प्रश्रय देने में। तो उसी प्रकार की यह प्रथा है। इस महाक्षत्रप के अधीन ये क्षत्रप हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में, इस महाक्षत्रप का जो साम्राज्य है इसके भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इन क्षत्रपों को नियुक्त किया जाता था। जैसे यहाँ एक क्षत्रप है, यहाँ एक क्षत्रप है, तो इस तरह से इन क्षत्रपों को नियुक्त किया जाता था। तो ये क्षत्रपी प्रणाली। अब ये जो है दामयशद और दामघशद, ये महाक्षत्रप हैं, यानी ये लोग राजा हैं। इनके बाद के जो शासक हैं आपके जीव दमन, जय दमन आपने पहले देखा था, वो किसका पुत्र था? जय दमन पुत्र था, वो चष्टन का पुत्र था। और यहाँ जीव दमन इनके उत्तराधिकारी बनते हैं, लेकिन बहुत कम समय तक शासन कर पाते हैं। ये इनका शासन 150 से 178 ईस्वी तक है। और ये 178 से आपके 179 ईस्वी तक शासन करते हैं। बीच का जो 2 वर्ष का काल है, 1700 लिख दिए क्या? नहीं, ठीक। ये जो बीच का काल है 179 से 181 तक का 2 वर्ष का काल, इस काल में कोई महाक्षत्रप नहीं है। और फिर देखने को मिलेगा कि 189 से लेकर 191 तक भी कोई महाक्षत्रप नहीं है। तो महाक्षत्रप की जो गद्दी है वो 2 बार खाली रही, रिक्त थी। वो
179 से 181 के बीच, और दूसरी 188 या 89 से 191 के बीच। तो 2 बार। अब ये अगर पूछा जाए कि महाक्षत्रप पद कितनी बार खाली रहा, तो 2 बार खाली रहा, और पहली बार जो खाली रहा वो आपका 179 से 181 है। तो ऐसा माना जाता है कि इस समय आभीर जो है, सातवाहनों के बाद, सातवाहनों के पतन के पश्चात आभीरों को आपने देखा था कि आभीरों की सत्ता आंध्र प्रदेश में स्थापित हुई थी। तो इस समय माना जाता है कि आंध्र शक्तिशाली हो गए थे और उन लोगों ने इस महाक्षत्रप पद को, यानी इन लोगों को पराजित कर दिया था। तो उनके जो सेनापति हैं आपके, उन लोगों ने इन्हें जीवदमन को पराजित कर दिया। फिर बाद में, अब जीवदमन के बाद रुद्र सिंह प्रथम यहाँ शासक बनते हैं। कब बनते हैं? 81 में बनते हैं, और 81 से 88 तक शासक रहते हैं। फिर महाक्षत्रप पद खाली हो जाता है। 91 में खाली होता है, तो 91 में फिर ये बनते हैं, यही बनते हैं। 91 से 96 तक, 191 से 196 तक ये शासक रहते हैं, महाक्षत्रप रहते हैं। उसके बाद फिर जीवदमन बनते हैं, फिर जीवदमन, यही जीवदमन फिर बनते हैं, और ये 196 से 199 तक ये शासक रहते हैं। ठीक, इसके बाद जो शासक हैं वो रुद्रसेन है, और इसके बाद संगदमन। इसी संगदमन के समय मालवा से इन लोगों का अधिकार समाप्त हो गया और ये उसी युद्ध में मारे गए। यानी इन्हीं के समय शकों का मालवा पर से अधिकार समाप्त हो गया। 250 ईस्वी के बाद मालवा क्षेत्र से शकों का कोई सिक्का नहीं मिलता है, और ये माना जाता है कि मालवा क्षेत्र पर आकर वाकाटकों ने अधिकार कर लिया था। तो अब मालवा क्षेत्र वाकाटकों के अधीन हो गया। ये जो काल है, यहाँ जो महाक्षत्रप देखने को मिलता है पद रिक्त होने का, 2 कारण माना जाता है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि इस समय आभीर शक्तिशाली हो गए इसलिए, और आपने देखा था कि यज्ञश्री सातकर्णी जो सातवाहन शासक हैं, यज्ञश्री सातकर्णी ने भी शकों को पराजित करके कुछ क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। तो वो संभवतः यही काल है जब यज्ञश्री सातकर्णी ने शकों को पराजित किया था। अंततः वाकाटकों का अधिकार इस क्षेत्र पर हो गया, और इस वंश के अंतिम शासक जो माने जाते हैं विश्वसेन माने जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये विश्वसेन इस वंश का अंतिम शासक है। उसके बाद एक दूसरा वंश शुरू होता है रुद्र सिंह द्वितीय के नेतृत्व में। यह वंश पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर शासन करता है, और इस क्षेत्र पर शासन करने वाला अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय शकों का अंतिम शासक है जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर शासन कर रहा है। और ये काल कब है? गुप्त वंश में। रामगुप्त को आपने, आगे हम लोग बात करेंगे कि रामगुप्त समुद्रगुप्त का पुत्र था और वह शासक बना। समुद्रगुप्त की जो नीति थी उसमें वो विदेशी जातियों से, जो विदेशी जातियां ये शक कुषाण हैं जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर शासन कर रहे थे, उनसे कन्याओं का उपहार प्राप्त करते थे। तो पहले तो शक्तिशाली थे तो उपहार प्राप्त करते थे, जब दुर्बल उत्तराधिकारी मिल गया तब पासा पलट गया। अब शक कह रहे हैं कि अपनी पत्नी को मेरे पास भेजो। तब रामगुप्त को अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी या ध्रुव देवी को इनके पास भेजने की शर्त माननी पड़ी। लेकिन इसी बीच चंद्रगुप्त विक्रमादित्य आते हैं और ध्रुव देवी को बचा लेते हैं। ध्रुव देवी के भेष में स्वयं शक शिविर में जाते हैं और शकों से युद्ध करके शकों का उन्मूलन करते हैं। तो शकों का उन्मूलन करने का श्रेय जो दिया जाता है वो
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक। तो पश्चिमोत्तर क्षेत्र से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने शकों से पश्चिमोत्तर क्षेत्र को मुक्त कराया, इसीलिए ये शकारी भी बोले जाते हैं। और इस क्षेत्र में चांदी की मुद्राएं, शकों ने सर्वाधिक चांदी की मुद्राएं चलाई हैं। तो इन्हीं के अनुकरण पर चंद्रगुप्त ने पहली बार, गुप्त वंश का पहला शासक है जो चांदी की मुद्रा प्रचलित करता है, और इन्हीं के अनुकरण पर और इसी क्षेत्र में प्रचलन के लिए वो मुद्रा जारी की गई थी। मध्य भारत में आप देखेंगे चल के कि कुमारगुप्त प्रथम द्वारा मध्य भारत में चांदी की सिक्का जारी किया गया, लेकिन इस क्षेत्र पे जो जारी किया गया वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा शकों के जो चांदी के सिक्के थे उसी के अनुकरण पर। तो ये शकों का जो रुद्रदामन के बाद के जो शासक हैं, इसमें जो महत्वपूर्ण चीजें आपको याद रखने वाली हैं वो आप देख ही रहे हैं। 2 बार महाछत्रपत खाली रहता है, जीवदमन के बाद ये पहली बार खाली होता है, और फिर रुद्र सिंह के समय खाली रहता है, फिर रुद्र सिंह 2 बार शासक बनते हैं, उसके बाद फिर जीवदमन बनते हैं। अंतिम शासक इस वंश के एक मान्यता के अनुसार विश्वसेन माने जाते हैं, एक मान्यता के अनुसार इसी वंश के ही शासक रुद्र सिंह भी हैं, और रुद्र सिंह तृतीय इस वंश के अंतिम शासक माने जाते हैं। ठीक। अब 2-4-5 मिनट में शकों को समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि बचा रहेगा तो फिर नए टॉपिक में। शकों के जो सिक्के हैं, सिक्कों के संदर्भ में इन्होंने सिक्के जो जारी किए गए इनके द्वारा चांदी के सर्वाधिक सिक्के हैं, तांबे के सिक्के इनके द्वारा जारी किए गए, इनके द्वारा सीसा का सिक्का जारी किया गया, पोटीन का सिक्का जारी किया गया। ठीक। पोटीन के सिक्के भी शकों द्वारा जारी किए गए। सीसा और पोटीन के सिक्के आप पहले ही देख चुके हैं, सातवाहनों द्वारा भी इस क्षेत्र में जारी किए गए थे। संभवतः चांदी की कमी होने के कारण ये सिक्के जारी किए जाते थे। चूंकि इनके चांदी के स्रोत थे, चांदी इन्हें मिल जाता था, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पे भी इनका अधिकार था, सातवाहनों का उधर अधिकार नहीं था, इसलिए उन्हें नहीं मिल पाता होगा। पोटीन का जो सिक्का जारी कर, इन्हीं के काल में सिक्कों पर तिथि लिखने की परंपरा शुरू हुई, और ये जो शासक आपका दिख रहा है जीवदमन, इसी के शासनकाल में सिक्कों पर तिथि लिखने की परंपरा शुरू हुई, और यही पहला शासक है। तिथि लिखने के काम शुरू हुआ, और इसी के शासनकाल में आपका पोटीन का जो सिक्का है वो जारी किया गया था। पोटीन का सिक्का पहली बार शकों ने इसी के शासनकाल में जारी किया था। जो चेस्टन के सिक्के हैं, चेस्टन के जो सिक्के हैं उस पर घोड़ा की आकृति बनी हुई है। चेस्टन के सिक्कों पर घोड़ा की आकृति बनी हुई है, और जीवदमन, रुद्रदामन, जीवदमन के जो सिक्के हैं उस पर वृषभ की आकृति बनी हुई है, वृषभ की आकृति बनी हुई है। नाहपान के जो सिक्के आपने देखा जिन्हें गौतमी पुत्र सातकर्णी ने पुनरांकित करवाया था, तो उन सिक्कों पर नाहपान, हालांकि वह शकों के सातवाहनों के कुछ क्षेत्र पर अधिकार किया था, तो सातवाहनों के कुछ सिक्के भी उसे मिले होंगे, तो उन सिक्कों पर से कुछ चिन्हों को तो रहने दिया। जो हाथी वगैरह के चित्र थे, या बाड़े में पेड़ संबंधी जो पंचमार्ग सिक्कों की जो बात की गई थी, पंचमार्ग सिक्कों पे जो चिन्ह बनते थे वो तो कुछ चित्र रहने दिया, लेकिन उज्जैनी चिन्ह जो था उसको वह समाप्त करके अपने तीर का चिन्ह उस पर अंकित करवाया था नाहपान ने। और नाहपान के सिक्कों को फिर गौतमी पुत्र सातकर्णी ने पुनरांकित करवाया। वो सिक्के कहाँ से मिले हैं? जोगलथम्बी से मिले हैं, और जोगलथम्बी से ठीक है अर्थ प्रकाश। तो आपको जोगलथम्बी से जो सिक्के मिले हैं वो कितने मिले हैं? लगभग 13,250 चांदी के सिक्के हैं वो। इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि वो सिक्के चांदी के हैं। कभी अगर पूछ लिया जाए कि जोगलथम्बी के सिक्के, तो ध्यान है, लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि किस धातु के हैं, तो 50% लोग कंफ्यूज होंगे कि चांदी मारे, तांबा मारे, सोना मारे। तो बिल्कुल उसको स्पष्ट रखिए एक संभावित प्रश्न के रूप में कि वो चांदी का सिक्का था। शकों की इसी समय
सातवाहन काल में भी हमने कहा था कि सातवाहन काल की जो सामाजिक व्यवस्था है इसमें शकों का भारतीयकरण हुआ। यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि रुद्रदामन जो है वो हिंदू धर्म, वह वैदिक धर्म का पक्षधर है। रुद्रदामन वैदिक धर्म का पक्षधर है। इनके नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा है। यहाँ आप रुद्र सिंह जैसे नाम देख रहे हैं, ये अब शकों वाले नाम नहीं रहे, ये अब हिंदू संस्कृति से प्रभावित नाम है। तो इस समय इनका भारतीयकरण हुआ। मनु क्या कहते हैं? मनु कहते हैं कि ये ब्रात्य क्षत्रिय हैं। मनु ब्रात्य क्षत्रियों के कई नाम बताते हैं, जिसमें चोल बताते हैं, द्रविड़ बताते हैं, पारद बताते हैं कि ये सभी ब्रात्य क्षत्रिय हैं। पहले क्षत्रिय वंश के ही ये थे, लेकिन वैदिक कर्मकांड और ब्राह्मणों से दूर हो जाने के कारण ये सब कर्मकांडों को भूल गए, इसलिए इनमें क्षत्रित्व थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन मूल रूप से ये क्षत्रिय हैं। तो ब्रात्य क्षत्रिय कहकर भारतीय वर्ण व्यवस्था में शकों को स्थान दे दिया गया। सिर्फ शकों को ही नहीं दिया गया है, पल्लवों को भी दिया गया है। मनुस्मृति पल्लवों का भी नाम लेते हैं, यवनों का भी नाम लेते हैं, चोलों का भी नाम लेते हैं, द्रविड़ों का भी नाम लेते हैं। तो इन सबको वो भारतीय चतुर्वर्ण व्यवस्था में शामिल कर लेते हैं, बता देते हैं कि ये प्रारंभिक क्षत्रिय ही थे। अब राजा हैं, मानना पड़ेगा। भाई समर्थ के नहीं दोष गोसाई, तो समर्थवान का तो हूं मैं हूं करना पड़ेगा। तो हालांकि क्षत्रित्व के गुण इनमें हैं, तभी तो इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किए। तो ठीक है, फिर धैर्य बनाए रखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। थैंक्स।